मैंने टैक्सेशन के बारे में अपने पार्ट 1 में बहुत सारी बातें बताई हैं और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि वो CDS, NDA, CAPF और CGL इन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं कि SSC क्लर्क ग्रेड में, या आप कंफर्म होना चाहते हैं ये बिहार पुलिस की SI की परीक्षा होनी है, उत्तर प्रदेश SI की परीक्षा होनी है, तो इन सब में भी इससे सवाल तो पूछेंगे ही। हाँ, ये है कि मैंने अभी तक ये सब नहीं बताया है कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, माने डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। तो अब मैं अपने सेकेंड एपिसोड में बाकी कर व्यवस्था के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन हैं, जिसको आप याद रखेंगे तो हर हाल में प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर याद करने का टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सीधे सीधे याद कर पाइए तो अच्छी बात, अगर नहीं कुछ हो तो प्रयास कीजिए। ये टिप्स जो आपको मैं दूंगा ये अक्सर, हाँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी विषय में जब कोई ऐसा टिप्स बन रहा हो जो इजी वे में याद हो सकता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो हमें याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वो बेशक इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तैयारी करने वाले कोई भी लड़के ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल इंग्लिश ना समझें, ना या बिल्कुल हिंदी ना समझें। तो आप ऐसे अगर हैं कि अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों समझ सकते हैं, हल्का फुल्का भी, तो आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक, सबसे पहले है कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर याद करने के टिप्स, डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए टिप्स क्या है। वी इन्वेस्ट इनकम इन कॉरपोरेशन इन मोड ऑफ कैपिटल टू गेन इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। आप प्रयास कीजिए कि ये एक लाइन आपको याद रहे। सबसे पहले फिर से मैं एक बार लाइन बोल रहा हूँ। वी इन्वेस्ट INVEST, इनकम INCOME, इन INCORPORATION कॉरपोरेशन, इन मोड ऑफ, ठीक, कैपिटल का स्पेलिंग तो जानते ही होंगे, टू गेन इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। ठीक, अब देखिए इसमें सभी डायरेक्ट टैक्स के केंद्र सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज्ड डायरेक्ट टैक्स के नाम छिपे हुए हैं। जैसे वी में है वेल्थ टैक्स यानी धन कर, संपत्ति कर, धन कर कह सकते हैं आप, और दूसरा स्टेट ड्यूटी यानी आस्ती कर। ठीक, इन्वेस्ट इनकम से इनकम टैक्स यानी आयकर। इन कॉरपोरेशन का अर्थ होगा आपको यहाँ पे निगम कर। ठीक, और वैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम में कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, इन मोड ऑफ कैपिटल मैंने कैपिटल गेन टैक्स को क्लियर करने के लिए किया है। टू गेन इंटरेस्ट, ठीक, तो कैपिटल गेन टैक्स हो गया। इंटरेस्ट से टैक्स ऑन इंटरेस्ट माने ब्याज पर कर। फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी माने भविष्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी प्रतिभूति ट्रांजैक्शन माने लेन देन का पर लगने वाला कर। तो इस तरह से वी डिड नॉट स्पेंड इनकम फॉर गिफ्ट, हम लोग वी डिड नॉट स्पेंड इनकम फॉर गिफ्ट, मतलब कि हम लोग अपना कैपिटल लगा रहे हैं, इनकम का कैपिटल लगा रहे हैं, इनकम कॉरपोरेशन में लगा रहे हैं ताकि हम लोग का कैपिटल बन जाए और इससे इसका इंटरेस्ट मिले, हमारे भविष्य को सुरक्षित करे, और जिससे कि हम अपना व्यय यानी एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंड, वी डिड नॉट स्पेंड इनकम फॉर गिफ्ट, इससे भी
जैसे डिड नॉट से, डिड से डिविडेंड टैक्स माने लाभांश कर। स्पेंट से, स्पेंट को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमिक्स में। स्पेंट माने खर्च करना होता है, एक्सपेंडिचर मतलब ही आप कहेंगे खर्च करना ही होता है, तो एक्सपेंडिचर टैक्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर टैक्स को केल्डार भी कहते थे। ये सब मैं बोल चुका हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ। एक्सपेंडिचर टैक्स का ही एक नाम केल्डार है, KELDAR, फॉर इनकम फॉर गिफ्ट। गिफ्ट माने गिफ्ट टैक्स। तो इस तरह से आपके सारे टैक्स का नाम आ गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। माने टैक्सेस वो इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको आपको याद रखने का तरीका यही सबसे बेहतर हो सकता है। वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इंटरेस्ट, टैक्स ऑन इंटरेस्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स। ओके, उसके बाद केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर माने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप एक ही याद कर लेते हैं केंद्र सरकार का, तो आप को बाकी सब सेंट्रल राज्य सरकार में चला जाएगा। ऐसे मैं बताने के लिए तो आपको बता दूंगा सारा, लेकिन आप एक अपना दिमाग लगाइए कि अगर केंद्र सरकार के सारे कर का नाम याद कर लेते हैं तो बाकी सब राज्य सरकार में होंगे, और राज्य सरकार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होंगे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। अगर आप उसमें भी कोई एक डायरेक्ट टैक्स याद कर लेते तो बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। खैर वो तो जब तब की बात है जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स याद करेंगे। अभी तो फिलहाल आप चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स माने डायरेक्ट टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष कर तो आपने याद कर लिया। अब दूसरा है केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, यानी कि आप कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आप अभी आगे बढ़ते रहिए और सुनो। ये जल्दी 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 आओ। अब आपको केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको याद करने का टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस टिप्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपको केंद्र सरकार के इन अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इस टिप्स से आपको कंप्लीट याद रहेंगे। तो आप इसमें कम से कम गलत नहीं करेंगे कि कौन से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, यानी कौन से विच वन इज डायरेक्ट टैक्स, विच वन इज इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए टिप्स में क्या मैंने लिखा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट सर्विस टू कस्टमर। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स प्रोवाइड इनडायरेक्ट सर्विस टू कस्टमर। अब देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल माने केंद्रीय, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी केंद्रीय बिक्री कर। तो यहाँ पे आप देखिए दो बार मैंने केंद्रीय यानी सेंट्रल लिखा है, यानी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा है, सेंटर द्वारा लगाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट सर्विस टू कस्टमर। इनडायरेक्ट मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है ये सब। और सर्विस से सर्विस टैक्स हो गया, और कस्टमर में कस्टम से आप कहेंगे कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि कस्टम ड्यूटी नेट
माने केंद्र सरकार के माने सेंट्रल गवर्नमेंट के नेट इनकम का सबसे मेजर सोर्स है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद अब आप आगे बढ़िए। उसके बाद मैंने बता दिया केंद्र सरकार के माने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज्ड डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके पहले ही आपने टैक्स वैक्स के बारे में मेरे फर्स्ट पार्ट में आपने बहुत कुछ पढ़ा था। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं ले जा रहा हूँ आपको राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, माने आप कहेंगे डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आपको ये इसमें एक हिंदी में मैंने फार्मूला बना के रखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, आसान होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप, मैंने पहले बताया है कि टिप्स में मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ ज़्यादा, और मैं कोशिश करता हूँ कि टिप्स जो है किसी भी मीडियम में मिल जाए बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें याद रखने का। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या टिप्स दिया है। होटल व्यवसाय के पथ में रोजगार अचल है। ठीक है, होटल व्यवसाय के पथ में, माने पथ बने आप जानते हैं रास्ता, ठीक है, में रोजगार अचल है, इसलिए भूमि पर कृषि करो। ठीक है, भूमि पर कृषि करो। आपने फिर से देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, होटल व्यवसाय के पथ में रोजगार अचल है, इसलिए भूमि पर कृषि करो। ठीक है, अब इससे आपको इससे जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, माने इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। हिंदी मीडियम में कहेंगे राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, माने प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स जो राज्य सरकार लगाती है, वो आपको पूरा के पूरा एक ही बार में, एक ही लाइन अगर याद रखते हैं तो याद हो जाएगा। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, कि होटल से क्या है, होटल प्राप्तियों पर कर। ठीक है, होटल प्राप्तियों पर कर, माने आप कहेंगे कि टैक्स ऑन होटल रिसीप्ट्स, माने होटल प्राप्तियों पर कर। दूसरा आप कहेंगे व्यवसाय कर, व्यवसाय कर को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन टैक्स। ओके, उसके बाद तीसरा कहेंगे पथ कर, पथ कर को हम लोग कहते हैं रोड टैक्स। उसके बाद चौथा कहेंगे रोजगार पर कर, माने रोजगार से, माने रोजगार पर कर बनाया है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब इसलिए भूमि, तो भूमि से आप कहेंगे भू राजस्व, यानी कि लैंड रिवेन्यू, भूमि से भू राजस्व यानी कि लैंड रिवेन्यू। और मैंने आपसे बोला था कि होटल व्यवसाय के पथ में रोजगार अचल है, अचल से आप कहेंगे गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, माने आप समझ सकते हैं गैर शहरी के लिखने का मतलब ग्रामीण संपत्ति, गाँवों की अचल संपत्तियों पर कर। आप कह सकते हैं टैक्स ऑन नॉन मूवेबल एसेट्स इन रूरल एरिया। ओके, उसके बाद आपका कृषि आय पर कर। आप याद कीजिए, इनकम टैक्स में आपने जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखा था तो आपने लिखा था कृषि आय को छोड़कर, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये कृषि आय पर कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है। तो आप कहेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो आप कहेंगे कृषि आय पर कर। इस तरह से मित्र, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार का भी एक हमने याद कर लिया। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर वो तो 9-10 होंगे,
वो आपको याद करना डिफ़िकल्ट भी होगा थोड़ा। हालांकि मैं लिस्ट तो बता दूंगा अभी आपको, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स, अगर इतना आप याद रखते हैं तो आपसे बाकी जो बच गया वो ऑटोमेटिक है कि इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों याद रखिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों में मैंने फार्मूला तो दिया ही है, और इससे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी टैक्स लगाए जाते हैं ये सब भी क्लियर होता जाएगा। तो आप इसको राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर तक जो है आप इसको हूबहू बिल्कुल कोशिश कीजिए कि वो याद हो जाए। और मैं अभी राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में भी आपको लिए चल रहा हूँ। ठीक है।